नमस्कार सभी को। ओम। आशा करती हूँ सभी आप स्वस्थ हो, खुश हो, खुशहाल हो, आरोग्यमय जीवन जी रहे हो और घर पर ही हो। साथियों, थोड़े दिन हैं जब हम इस विषाणु को हराएंगे और फिर से अपने अपने कार्य पे चलेंगे। मैं जानती हूँ कि घर पर बैठे बैठे क्या करें और कितना खाएंगे, कितना आराम करेंगे, ये सभी को तकलीफ़ दे रही है ये बात, लेकिन ज़रूर हम इस व्याधि को हराएंगे। ये जो एक विषाणु आया है सभी को सता रहा है, भगवान करे और दुआ भी करते हैं हम लोग सभी रोज़ कि ये सभी पृथ्वी पर जो छाया हुआ है इसे, इस संकट से सारी हमारी प्रजा को जल्दी ही मुक्त कर दे। जो भी हमने देखा अभी तक साथियों कि वात पित्त कफ ये त्रिदोष जो मूल हमें सता रहे हैं, सारे दोषों का जो किंग बोलते हैं तीनों, जिनकी सारी प्रजा ये फैली हुई है। देखिए, वात की प्रजा बोलो तो इनसे तैयार होने वाली व्याधि थी, करीब करीब 80 व्याधियाँ इनसे तैयार होती है। फिर ये पित्त से करीब करीब 40 के ऊपर व्याधियाँ तैयार होती है। फिर ये कफ से 20 के ऊपर व्याधियाँ तैयार होती है। तो ये सारे मिलके भी अगर दोनों मिलके है तो जोड़ लीजिए कितनी व्याधियाँ अपने शरीर में आएगी। तीनों मिलके है तो कितनी व्याधियाँ आएगी। और ये बार बार हर घंटे में भी ऊपर नीचे होते रहते हैं इसका प्रमाण। तो देखिए कितने व्याधियों का घर हमारा शरीर हो जाता है। और इन सारे व्याधियों से हमें मुक्त रहना है और बिल्कुल हमें सेफ अभी जो रहने की ज़रूरत पड़ी है कि जब तक जानकारी नहीं थी, इसलिए जो भी आ रहा है व्याधि सब घर बना रहे हैं। ये दोनों का हमने तो देखा, कफ और पित्त का हमने देखा कि 5 प्रकार है और कैसे कहाँ कहाँ रहते हैं, किस नाम से रहते हैं, क्या काम करते हैं, इनका कार्य क्या है। वैसे ही ये इनका तीसरा भाई है कफ। तो ये त्रिदोष में से हम लोग तीसरा देख रहे हैं कि ये जो रहता है इसको श्लेष्मा यानी कि वो एक जोड़ने का काम करता है। हम जैसे रहते हैं ना कि एक जोड़ बनाने के लिए, कोई संधियों में जोड़ है या शरीर में जितने भी जोड़ है उनको जोड़ने का काम करता है। और ये थोड़ा जल महाभूत से भी प्रभावित है, थोड़ा सा स्निग्ध है, अच्छा है। और जो वात और पित्त है इन दोनों को ये समस्थिति में रखने के लिए इसका बहुत अच्छा कार्य चलता है। हम कहते हैं कफ दोष हुआ है तो लगता है कि बस यही जो हम लोग बार बार खांसते रहते हैं या थूकते रहते हैं बलगम, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा शरीर का नरमपन, लचीलापन, गोरापन, मृदु स्वभाव, ये सारे बहुत अच्छे गुण भी है इसमें। तीनों में अच्छे गुण हैं और तीनों प्रकोपित हो जाएंगे तो व्याधियाँ तैयार करते हैं, दोष आ जाते हैं हम लोग। तो ये जो इससे रहता है कि भारीपन आता है साथियों। जब कफ दोष हमारे शरीर में आता है तो थोड़ा सा भारीपन लगता है। अब हम जनरल कफ की बात करें कि जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि हमें कफ हुआ है, या तो हमें अगर व्यक्ति की पहचान करानी है, कुछ ना भी बोलेंगे वो, तो वैद्य के नाते हमें, आप भी चिकित्सक होने जा रहे हो तो देख रहे हैं हम लोग कि कैसे परीक्षण किया जाता है। तो उसमें एक अजीब सा गंभीर चाल रहती है, स्थिर रहते हैं ये, फिर शीतलता रहती है, इनको पसीना कम आता है, भूख प्यास बस ठीक रहती है एकदम से। पित्त में जैसे हमें बार बार भूख लगती है वैसे नहीं होता है। पित्त में तो भस्म्या रोग बोलते हैं कि भस्म हो जाता है, कितना भी खाओ जल जाता है उसमें अगर ज़्यादा पित्त रहेगा तो। वैसे इसमें नहीं रहता है। ये मृदु और कोमलता रहती है, सुंदर और प्रसन्नता रहती है इनके चेहरे पे। कफ दोष, कफ की जो प्रकृति रहती है इनका, हम प्रकृति से बात करते हैं, तो इनमें वीर्य की भी अधिकता रहती है। ये मधुरता गुण है इसका, मधुर गुणों में आता है। जैसे पित्त तीक्ष्ण गुणों में था, वात रुक्ष गुणों में था, तो ये मधुर गुण में है। फिर ये थोड़ा सा जोड़ों में भी दृढ़ता लाता है। जोड़ जो रहता है, मजबूती जो रहती है वो बड़ी अच्छी रहती है।
अभी इनमें जो मांसलता और पुष्टता यानी कि शरीर का एक सुडौलता जो रहती है वो इसमें समझता है कितनी है इसके कारण। फिर शारीरिक क्रियाशीलता जो रहती है ये थोड़ी मंद रहती है, थोड़े से आलसीपन की ओर जाते हैं ये वाले जो लोग रहते हैं। और जो शरीर में के अंगों में एक अजीब सी चिकनाहट रहती है, चिपचिपा सापन, मीन्स वो पसीने का चिपचिपापन रहता है, चिपचिपापन रहता है वो नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन एक नरम और चिपकता है इनका जो मांस और मेद जो हम लोग कहते हैं ना, वो एक अजीब सा चिपचिपाहट दिखाई देती है। अब देखते हैं साथियों कि इनके 5 कौन से नाम हैं और ये कौन से 5 नामों से हमारे शरीर में रहते हैं, ये क्या कार्य करते हैं और अगर विकृत हो जाएंगे, प्रकोपित हो जाएंगे तो क्या करते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ये क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ, ये 5 नामों से अपने शरीर में रहते हैं। अभी क्लेदक कफ जो है वो आमाशय में रहता है, उसका स्थान कहाँ है, आश्रय कहाँ लेता है वो रहने के लिए, आमाशय में मिलेगा। अवलंबक कफ है वो उरज स्थल में मिलेगा। फिर बोधक कफ है वो जीवा के मूल में और कंठ में मिलेगा। तर्पक कफ जो है वो सिर में मिलेगा पूरे। फिर श्लेषक कफ है वो है अस्थियों में और संधियों में, हमारे सारे शरीर में जितने भी छोटे बड़े जोड़ है उसमें मिलता है। अभी ये क्लेदक कफ क्या करता है, इसका कार्य क्या है देखते हैं। ये भोजन को गीला करने का और पचाने में सहायता करता है। अगर भोजन बहुत रूखा सूखा रहेगा तो भी हम लोग किस तरह से खा सकते हैं उसको, किसकी सहायता से, ये क्लेदक कफ तुरंत मुंह में जाने के बाद काम अपना शुरू कर देता है। और जो अवलंबक कफ रहता है वो अन्नरस के साथ मिलकर ग्रीवा और बाहु की अस्थियों में हृदय और फुफ्फुस को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। वो ग्रीवा यानी कि हमारी जो ये गर्दन से ऊपर का ये जो भाग है यहाँ है। फिर बाहुओं की अस्थियाँ यानी कि हाथों की जो हमारी हड्डियाँ है सारी, उसमें वो काम करता है। ये बोधक कफ है, ये स्वाद का बोध कराता है, जो भी हम खाते हैं स्वादिष्ट है नहीं है, जो बुद्धि को अपने बोध करा देता है वो है बोधक कफ। तर्पक कफ कहाँ रहता है, सिर में रहता है, सिर स्थान है उसका, और ज्ञानेंद्रियों का तर्पण यानी कि पोषण करना उसका मेन काम है। और ये जो श्लेषक कफ है वो अस्थि और संधियों में रहता है, उसका काम है संधियों को जोड़ना और चिकना बनाना। अगर हमारी संधियाँ चिकनी नहीं है, जितने भी जोड़ है, छोटे हैं बड़े हैं, कमर में है, घुटने में है, गर्दन में है, पूरी संधियाँ जितनी हमने देखा, जैसे 72,000 नाड़ियाँ, वैसे ये जो सारी छोटी बड़ी हड्डियाँ जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमने शुरू में देखा कि शरीर कैसे बना है, इनको जोड़ने का और इसमें एक लचीलापन रखने का काम, ये चिकनाहट रखने का काम, जिस वजह से हड्डियों में कट आवाज़ नहीं आएगी, तो ये काम जो है श्लेषक कफ करता है। अभी देखते हैं कि क्लेदक कफ अगर प्रकोपित हो जाएगा तो क्या होता है। ये मंदाग्नि होता है, यानी कि पचन नहीं होता है अन्न का और भूख नहीं लगती है, एक अजीब सा पेट में भारीपन लगेगा और जो है कि जी मचलने लगता है, कुछ खाएंगे भी ज़बरदस्ती तो जी मचलेगा और पाचन शक्ति को दुर्बल कर देता है। ये जब प्रकोपित होगा तो इस तरह की तकलीफ दिखाई देगी। अवलंबक कफ है जो आलस्य पूरा लाता है। हमने देखा ना कि निद्रा प्रमाद आलस्य जो हमने रामचरितमानस में भी देखे थे, तो ये अवलंबक कफ का काम होता है। बोधक कफ जो है जो स्वाद में गड़बड़ कर देता है। कुछ भी खाएंगे आप तो कोई चीज़ खा रहे हो उसका स्वाद कुछ अजीब ही लगता है। सामने वाला खा रहे हो बोलता है मुझे इस तरह का स्वाद लग रहा है और आप कहेंगे मुझे ये पदार्थ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। किसी को मीठा लग रहा है तो किसी को वही कड़वा लग रहा है। अजीब सी टेस्ट जो स्वाद में गड़बड़ है।
तर्पक कफ जो है वो स्मृति भंश कर देता है, स्मृति का नाश कर देता है। ज्ञानेंद्रियों की क्रिया में भी शिथिलता लाता है ये। और श्लेषक कफ जो है वो है संधियों में दर्द करता है, जोड़ों का दर्द जो है उसकी कार्य में भी शिथिलता लाता है। तो ये साथियों हमने देखा कि ये 5 जन किस नाम से हमारे शरीर में है और किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से इनका बोध होता है हमें कि जो प्रकोपित हो जाएंगे तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। साथियों आशा करती हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगा और थोड़ी जानकारी में आपको समझ में आ गया कि ये त्रिदोष के प्रकार क्या है और त्रिदोषों के और 5 प्रकार क्या है, कहाँ रहते हैं, इनका स्थान क्या है, कार्य क्या है और ये प्रकोपित हो जाते हैं तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथियों अगली कड़ी में हम देखते हैं कि शरीर में हमारे रस भी कैसे काम करते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर के रसों में क्या कमी है या ज़्यादा आया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक जितनी भी कड़ियाँ देखी, सराहना की, हमें प्रोत्साहन दिया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरह से हम कारवा बना के आगे चलेंगे और ज्ञान की गंगा में अगली कड़ी में एक नया विषय लेके आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।